चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के लिए जो कि आपका तिमाही एग्जाम होने वाला है, अभी होने वाला है, यानी कि 25 सितंबर को जो आपका एग्जाम है उससे से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप इस बार दे रहे हैं तिमाही एग्जाम तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। यहाँ पर मैं आपको 10th क्लास का भी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 9th का, फिर उसके बाद मैं आपको 11th-12th का भी बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन का आ वाला क्वेश्चन है कि जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। तो जायसी जो है वह किसके प्रतिनिधि कवि हैं? क्या ज्ञानवारी शाखा के हैं, या फिर प्रेम मारी शाखा के हैं, या फिर राम भक्ति यानी कि मारी शाखा के हैं, या फिर कृष्ण भक्ति मारी शाखा के हैं? तो आपको पता होगा कि जायसी जो यानी कि जायसी जो प्रतिनिधि कवि हैं वह किसके हैं? तो प्रेम मारी शाखा के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं। तो गेहूं और गुलाब के निबंध के लेखक कौन हैं? क्या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर डॉक्टर यानी कि श्रीलाल शुक्ल हैं, या फिर प्रेमचंद हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी गेहूं और गुलाब जो निबंध है उसके जो लेखक हैं, इनके ऑथर हैं, वह रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है। तो अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता क्या है? क्या गंगा है, या फिर यमुना है, या फिर कावेरी है, या फिर नर्मदा है? तो आपको यह पता होना चाहिए अमरकंटक की जो केंद्रीय सत्ता है तो वह नर्मदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। यहाँ पर चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, जो पुरुषों में उत्तम हो उसके लिए एक शब्द क्या रखा गया है? क्या अनुयायी रखा गया है, या फिर पुरुषोत्तम रखा गया है, या फिर मूर्ख, या फिर अल्पज्ञ? तो आपको यहाँ पर पता हो रहा है, यानी जो पुरुषों में उत्तम हो अर्थात पुरुषोत्तम, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही हो चुका है। यहाँ पर पांचवें अगर क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि संचारी भाव की कुल संख्या मानी जाती है। तो संचारी भाव की जो कुल संख्या है वह कितनी मानी जाती है? क्या 15 है, या फिर 18 है, या फिर 20 है, या फिर 33? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपके तिमाही एग्जाम के लिए हैं खासकर। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति उचित शब्द का आपको चयन कर लिखना होगा, यानी कि आपके सामने जो ब्रैकेट में दिया है उसी में से आपको छांट कर लिखना होगा कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ डैश से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? क्या संवत यानी कि 1700 से माना जाता है, या फिर संवत 1900 से माना जाता है? तो आपका सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैल की बिक्री में महाजन डैश का नाम था, क्या था? मोहन था, या फिर ज्वाला प्रसाद था? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपको यहाँ पर ज्वाला प्रसाद लिख देना है, यानी क्या लिखना है आपको यहाँ पर? तो ज्वाला प्रसाद आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट वाली अगर बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या यानी कि संख्या बताई गई है 120 या फिर 101? तो आपको ये पता होगा कि सुश्रुत संहिता में शल्य यानी कि शल्य यंत्रों की जो संख्या बताई गई है वह यानी कि 101, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता हो गया, यानी कि माता पिता हो गया, माता और पिता हो गया, और यहाँ पर पिता पुत्र हो गया। इस तरीके से आप इस तरीके से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जिसके बीच में ये डैश होता है उसमें और छुपा हुआ होता है, तो वहां पर दोनों ही पद समास यानी क्या होते हैं? द्वंद्व समास, यानी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इस तरीके से आप समझ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कि रसयुक्त वाक्य ही क्या कहलाते हैं? तो रसयुक्त वाक्य ही क्या कहलाते हैं? काव्य या फिर अलंकार? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला आ जाएगा, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये आपको देखना होगा और समझना होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका काफी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। थर्ड वाले का यानी कि पहला वाला क्वेश्चन है कि बिहारी की भाषा साहित्यिक विरज है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो हाँ, यानी कि बिहारी जी की जो भाषा है वह साहित्यिक विरज है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा? यह आपका ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत नहीं थी, क्या यह सत्य है? तो नहीं, कृष्ण जी की जो राजनीतिक यानी कि बुद्धि थी वह अद्भुत थी, इसलिए आपका यह यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की, थके हुए कलाकार से कविता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो थके हुए कलाकार से कविता है या फिर असत्य है या फिर सत्य है? आपको यह जवाब देना होगा फिलहाल कि यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बातें, संधि के 4 भेद होते हैं, क्या संधि के 4 भेद होते हैं? तो आपका स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, यहाँ पर 2 ही प्रकार होती हैं। यहाँ पर अगर इनके स्वर संधि की बात होती तो आपका फिलहाल के
की बात अलग थी, लेकिन संधि की बात हो रही है तो संधि के केवल और केवल यानी कि 2 ही प्रकार होते हैं। स्वर संधि आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि और अयादि संधि होती है, और यण संधि भी होती है। तो फिलहाल के वो तो उसका यानी कि भाग हो जाता है, हो जाएगा। यानी कि 3 प्रकार होती हैं संधि के, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाली अगर बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है कि उल्लाला एक मात्रिक छंद नहीं है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका यह भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा वाला क्वेश्चन भी काफी ही इंपॉर्टेंट है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है, यानी कि यह एग्जाम में आ सकता है आपके। यहाँ पर कह रहा है यानी कि आपको सही जोड़ी बनाना है, यानी कि आपको मैच करना है। तो मैंने आहुति बनकर देखा, किसे देखा था? मैंने आहुति बनकर देखा। ये क्या है? मन की एकाग्रता क्या है? तो आपको पता होगा मन की एकाग्रता क्या है। बेटियां पावन दुआएं हैं, यह क्या है? तो इनके अजहर हाशमी ने कहा था यह, इनके बेटियां क्या है? पावन की दुआएं हैं। वीर रस क्या होता है? वीर रस का जो इनके उत्साह होता है, इसका क्या होता है? इनके जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। 2 वर्णों का योग क्या कहलाता है? तो 2 वर्णों का योग संदेह कहलाता है, क्या यानी संधि कहलाता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका इस पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मन की एकाग्रता किसकी, यानी किसकी वो है? तो आपका अज्ञेय पर या फिर पंडित बालकृष्ण यानी कि भारद्वाज पर चला जाएगा। तो आपका क्या चला जाएगा? आपको यहाँ पर लिखना होगा मैंने आहुति बनकर देखा, तो किसे देखा था? तो यह आपका संकलित पर चला जाएगा। और मन की एकाग्रता किस पर चला जाएगा? तो आपका पंडित इस पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें 5वें क्वेश्चन की, 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से लिया गया है। यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए मीठे फल का जो आनंद लेने वाला होता है वह कौन होता है? तो वह गूंगा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति होता है। गूंगा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, मात्र गूंगा ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि यानी कि पूर्ण रूप से मीठे फल का आनंद ले सकता है। बाकी जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, तो आप मीठे फल का फुल रूप से आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि जो गूंगा व्यक्ति होता है वह अपने मीठा यानी कि मीठापन यानी कि स्वाद का, इनके आनंद का वह किसी से जिक्र नहीं कर सकता, यानी कि वह किसी को बता नहीं सकता कि उसने कितना महसूस किया है, कि कितना मीठा है या फिर कड़वा है। इस तरीके से आपका क्या आंसर आ जाएगा कि मीठे फल का जो आनंद लेने वाला होता है वह गूंगा व्यक्ति होता है। क्या होता है? आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा गूंगा व्यक्ति। तो आपका आंसर हो चुका है। यहाँ पर क्या कर रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन कि सुजान सिंह कौन थे? तो सुजान सिंह कौन थे? आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि भगिनी निवेदिता के गुरु का नाम क्या था? तो भगिनी निवेदिता के जो गुरु का नाम था वह क्या था? तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इस तरीके से आपके रस हो जाएंगे। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें, छठा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा, काफी ही इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? पारस यानी कि पत्थर जो होता है उसमें ठोस का गुण पाया जाता है, वह किस तरीके से पाया जाता है? आपको पूर्ण रूप से लिखना होगा, क्योंकि यह आपको मिनिमम 30 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा, तभी आपके 2 अंक पूरे हो पाएंगे। अथवा वाले की बात करें कि बालक राम का मुख यानी कि मुख जो है वह सौंदर्य कैसा है? तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा, काफी ही इंपोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही अगर क्वेश्चन की बात करें, कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो कोयल को उसकी आवाज यानी कि उसकी बोली के कारण उसे पसंद किया जाता है, क्योंकि जब कोयल बोलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुहावना लगता है। इसलिए आपका क्या आंसर आ जाएगा? कोयल को उसके गुण यानी कि आवाज यानी कि उसके बोली चाल की भाषा पर उसे यानी पसंद किया जाता है। इसे आपको समझ में आ रहा होगा। अथवा वाले की अगर बात करें, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? तो कवि ने बादलों को यानी कि किस में देखा है? तो सागरों में घिरते देखा है। कवि ने बादलों को सागरों में घिरते देखा है, यानी कि समुद्र में घिरते देखा है। तो वह किस रूप से देख रहा है? यानी कि शीप के आकार पर। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आठवें क्वेश्चन की बात करें कि वसंत के आने पर कौन कौन तान भरने लगता है? तो वसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है? आपको इसका भी जवाब लिखना होगा, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और यह भी आपका किससे यानी किस लिया गया है? इनके मेघ चलते रहते हैं। इस तरीके से इस पार्ट से आपका यह क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर आठवीं के अथवा क्वेश्चन की बात करें, यदि यानी कवि चट्टानों की छाती से क्या निकलने के लिए कह रहा है? तो कवि जो है वह क्या निकालने के लिए कह रहा है? इनके क्या कह रहा है यहाँ पर? कवि चट्टानों की छाती से क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए कवि क्या कह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन
क्वेश्चन बता देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, आज ही मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि दयामयी माता के तुल्य किसे माना गया है, तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यहाँ पर कह रहा है 10वें क्वेश्चन का जवाब क्या कर रहा है कि चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए, तो चलने के पूर्व बटोही को जो चल रहा है उसे पीछे भी मुड़कर देख लेना चाहिए कि ताकि यानी कि वो उसे आगे ही नहीं देखना चाहिए, उसे पीछे भी यानी कि मुड़कर देख लेना चाहिए। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अथवा क्या कह रहा है, कवि नरेश मेहता ने रुकने को किसका प्रतीक माना है, यानी कवि नरेश हैं उन्हें मेहता ने यानी कि कवि नरेश मेहता ने रुकने को किसका प्रतीक माना है, आपको ये लिखना है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 की बात करें, हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख विधाओं के आपको नाम लिखना है। अथवा क्वेश्चन है यानी कि हिंदी गद्य साहित्य की आपको अन्य गौण यानी कि गौण विधाओं के आपको नाम लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।